थाईलैंड, साउथ कोरिया, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया और काफ़ी एशियन कंट्रीज़ बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे थे। देयर जीडीपी वर इंक्रीजिंग एट 6 to 7% पर ईयर। और इसी के साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही थी। दे वर गेटिंग ह्यूज कैपिटल इनफ्लो इन द कंट्री। पर 1990s में ऐसा क्या हुआ कि दे फेसिस एन इकोनॉमिक रिसेशन और इसके इम्पैक्ट पूरे रीजन में बढ़ते गए। ये सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इन दिस वीडियो ऑफ एशियन क्राइसिस। Assalamu alaikum, good morning and welcome to CSS Library. Today we are going to discuss the Asian crisis of 1997. In this video we are going to cover the causes of this crisis, what were the impacts on these countries and what were the reforms they adopted to tackle those crises and what lessons other countries can learn from this issue. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमें ये देखना पड़ेगा कि क्राइसिस से पहले क्या सिनारियो था। तो एशिया में हमारे पास आती हैं टोटल 48 कंट्रीज, जिसमें अगर हम साउथ ईस्ट एशिया को देखें तो यहाँ हमारे पास 11 कंट्रीज मिलते हैं, जो कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर. सो ऑल दीज कंट्रीज आर हियर इन दिस साउथ ईस्ट एशिया. तो यहाँ पर इन 1960s and 70s they were getting huge GDP growth. It was at up to 7 to 10% GDP growth rate. थाईलैंड और ये बाकी सारे जो नॉर्थ साउथ कोरिया देख लें आप, या फिर आप इंडोनेशिया देख लें, मलेशिया देख लें, तो यहाँ पर हमें GDP ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा था. ओके, इसी तरह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी. बाकी कंट्रीज बाकी जो इन्वेस्टर्स थे, जो कंपनीज थी, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही थी बिकॉज दे वर गिविंग ह्यूज रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स. इसी तरह वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी और रियल इस्टेट सेक्टर देख लें तो वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. और ऐसा फील हो रहा था कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत बढ़ रही थी. ऐसा फील हो रहा था कि ये जो इकोनॉमी है इनकी, वो इकोनॉमिक बबल क्रिएट हो रहा था. इट मीन्स कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बहुत इम्प्रूव हो रही थी. 7%, 8% अप टू 10% आपको GDP ग्रोथ मिलना, इट वॉज ह्यूज बेनिफिट फॉर दिस कंट्रीज. तो जब इनको इस तरह की द ग्रोथ मिल रही थी, इनकम ग्रोथ मिल रहे थे, इनका कैपिटल इनफ्लो इनको मिल रहा था, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो होगी. इसी तरह खैर यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट ये स्टेट्स दे रही थी या रिटर्न दे रही थी वो 10% का था. हाउएवर देयर वर सम रिस्क विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कॉजेस सेक्शन. सो लेट्स कंटिन्यू. अच्छा, तो हम देखते हैं कि एशियन क्राइसिस के रीजंस क्या थे. देखें, तब 1670s में इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जा रही है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी सही होते बैलेंस होते जा रहे हैं और इनके डेफिसिट नहीं हो रहा, कोई भी करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हो रहा, ट्रेड डेफिसिट नहीं हो रहा. तो ऐसा क्या हुआ कि ये 1990s में इनके साथ ये हुआ कि ये जो ऑल दीज कंट्रीज वर गोइंग टू बी डिफॉल्टेड, और थाईलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जो डिफॉल्ट हो गया इस क्राइसिस में, 1997 के एशियन क्राइसिस में. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपका उन्होंने क्या किया हुआ था इन कंट्रीज़ ने, वेदर आप साउथ कोरिया देख लें, वेदर आप इसको इंडोनेशिया को देख लें, मलेशिया को देखें, कंबोडिया को देखें, फिलिपाइन को देखें, थाईलैंड को देखें,
तो व्हाट दीज कंट्रीज वर डूइंग इज करेंसी पेगिंग। तो ये क्या कर रहे थे, करेंसी पेगिंग कर रहे थे। करेंसी पेगिंग हम उसे कहते हैं कि आपने अपनी जो लोकल करेंसी होती है वो फिक्स्ड कर लेते हैं आप विथ सम अ ग्लोबल करेंसी। अब हमारे पास ग्लोबल करेंसी, उनके पास यूएस डॉलर ही है ग्लोबल करेंसी, तो उन्होंने अपनी करेंसी को फिक्स्ड कर दिया ग्लोबल करेंसी से। फॉर इंस्टेंट जो उनका $1 में हमें थाईलैंड के 26 बात मिल रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस मिला कि ये जो करेंसी है ये फिक्स्ड रहेगी और हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिक्स्ड रहेंगे, तो हम जो है यहाँ पर इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि क्रोनी कैपिटलिज्म यहाँ था। क्रोनी कैपिटलिज्म को हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ की जो बैंकिंग सेक्टर थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लोन्स दे रहे थे विदाउट प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। तो क्रोनी कैपिटलिज्म वो होता है कि जो सेंटर ऑफ पावर में जो पीपल होते हैं, आप उनको ह्यूज लोन्स देते हैं। आप जो उनके जो कंपनीज होती हैं जो पावरफुल होती हैं, जिनके साथ आपके कोई गवर्नमेंट के पर्सनल रिलेशंस होते हैं, तो उनको वो कुछ इंसेंटिव्स देते हैं पर्सनली, और उनको फैसिलिटेट करते हैं पॉलिसीज़ में, और उनको ह्यूज लोन्स दिए जाते हैं ताकि वो उनको प्रॉफिट मिल सके। तो इट इज़ कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म। इसी तरह इनकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी वो वीक थी, रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थे इतने स्ट्रिक्ट। पेपर वर्क में तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन आप जो वेदर इट्स इनसाइडर ट्रेडिंग और यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, या हम इन्फ्लेशन को देख लें, तो इस तरह आप ये लोग सही से उनको मॉनिटर भी नहीं कर सकते। तो जब ये कर सकते थे, तो क्या हुआ कि जब ये क्राइसिस आए तो हमें ये चीज़ हाईलाइट हो गई। तो उनकी जो वीक इंस्टीट्यूशंस जो थी वो कितनी वीक थी, ये चीज़ें भी हाईलाइट होने लगी। जब क्राइसिस आते हैं तभी आपको पता चलता है ना कि आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना टॉलरेट कर सकती हैं उस प्रेशर को। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। इसी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पुअर था। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि उन रेगुलेशंस नहीं थी, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थी, आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और अपने जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो दिस वर द चैलेंजेस। इसी तरह जो रियल वहाँ क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, आपकी जीडीपी 10% 11% पर जा रही है। तो ऐसा फील हुआ कि यार अब ये जीडीपी कभी गिरेगी ही नहीं। इसी तरह क्या हो रहा था कि कुछ इन्वेस्टर्स जो क्या कर रहे थे, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। तो रियल इस्टेट आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ने लगा, इतना ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने लगी इन दिस रियल इस्टेट सेक्टर के, वहाँ एक प्रॉपर्टी बबल क्रिएट होने लगा। और ऐसा लग रहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कभी रुकेगी नहीं, और इसी तरह जो है ना ये हाई रहेगी और ये कभी डिक्लाइन नहीं होगी। तो इसके बाद क्या हुआ है कि कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने इस क्राइसिस को फ्यूल किया है। देखें, सबसे पहले जो हम बात करते हैं अगर यूएस की, आपने सबसे पहले करेंसी को पेगिंग किया हुआ है। सेकंड ये कि आपको थाईलैंड दे रहा है 10% इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न मिल रहा है 10%, पर दे आर गेटिंग दे आर सफरिंग ह्यूज रिस्क, क्योंकि रिस्क असेसमेंट वहाँ पर प्रॉपर नहीं है। ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूशन वीक है, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पर इन 1960s एंड 70s क्या था कि यूएस जो था वो 3% रिटर्न दे रहा था। तो इन्वेस्टर्स के लिए ना वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट नहीं थी यूएस की। लेकिन क्या हुआ कि जब आपकी मार्केट क्या होती है कि जब आप देखते हैं कि यूएस आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है, यूएस ने क्या किया कि आपको 6% इंटरेस्ट रेट देने लगा। तो इस तरह क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर एशिया में इन्वेस्ट कर रहे थे उनका जो फोकस है वो वेस्टर्न साइड पर होने लगा और वो यूएस में इन्वेस्ट करने लगे। तो आपका जो वो जो कैपिटल इनफ्लो था, सो इट बिकेम अ शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लो। ओके, इसी तरह क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लोअर होने लगे। आप देखें, जब कोई आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपके डॉलर ऑब्वियसली कम होंगे। जब आपके डॉलर्स कम होंगे तो क्या होगा कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते जाएंगे। इसी तरह इन्होंने बड़ा मसला क्या किया कि देखो, इन्होंने देखा कि इंटरेस्ट रेट यूएस ने बढ़ाया है, तो ऐसा करते हैं कि हम भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स जो है ना ये मार्केट छोड़कर जाए नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉफिट के पीछे, वो होते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये सोचा कि हम अगर बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट तो ये ज़्यादा हमें मार्जिन देगा और ये है कि हम जो है ना कम्पीट कर सकेंगे विद द मार्केट्स ऑफ यूएस। पर हुआ ये कि जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे तो परचेसिंग पावर जो था वो लोगों का कम होने लगा। लोग अब लोन्स नहीं ले सकते। ठीक है,
इसी तरह वो कंज्यूमर जो है उसको को जो है ना बहुत लॉस जो है ना सफ़र करना पड़ा। इसी तरह जब आपके परचेसिंग पावर कम होने लगा, डिमांड कम होने लगी, तो ये आपको क्राइसिस फेस करने पड़े। इसी तरह आपकी करेंसी भी डिवेल्युएशन होती रही। करेंसी कैसे देखें, जब आपने करेंसी पेगिंग की थी तो आपके जब यूएस बढ़ेगा, जब यूएस इंक्रीज होने लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी करेंसी, जब यूएस बढ़ता है, यूएस डॉलर बढ़ता है, लेकिन आपकी करेंसी तो नहीं बढ़ी, आपकी करेंसी तो डिक्लाइन होती जा रही है। तो इस तरह क्या होगा कि आपको अपनी करेंसी को फिक्स नहीं करना, आपको अपनी करेंसी को आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसको फ्री फ्लोट होने देना होता है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या हुआ कि जब आपने उसको फिक्स्ड करने से हटा दिया, आपने इसको फ्री फ्लोट होने दिया इन द मार्केट, तो क्या हुआ कि आपकी करेंसी सडनली डीवैल्यूएट होने लग गई। So these were the crisis which fueled this economic recession. इससे क्या हुआ कि इम्पैक्ट आपके क्या हुआ कि देखें, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं था। इन्वेस्टर्स ने कहा कि ये हमारे पास तो इतने ज़्यादा रिस्क हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने आपको बताया कि परचेसिंग पावर भी कम होने लगा। अब देखें यहाँ पर, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक डॉलर जो था वो पहले था 26 बात। देखें 1997 के इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले आप 26 बात में $1 ले सकते हैं, लेकिन जैसे ये क्राइसिस होने लगे तो क्राइसिस होने के साथ ही आपका जो बात है वो डीवैल्यूएट होने लगा। $1 के अगेंस्ट में आपको 53 बात में आपको अब एक 1 USD मिलेगा। इसी तरह अगर हम वान देखें, साउथ कोरियन वान, वो पहले उसकी वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 900 वान। जैसे ही ये क्राइसिस हुए हैं तो 1695 वान होंगे तो आपको एक USD मिलेगा। इसी तरह इंडोनेशियन रुपीस पहले था 2400 अगेंस्ट द USD। जब ये क्राइसिस हुए हैं तो वो 14,900 पर आ गया। तो आप देख रहे हैं ना आपकी करेंसी कितनी डिवैल्यूएट है। अब आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? आप जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा महंगी इंपोर्ट मिलेगी, आपका परचेसिंग पावर ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा और आपकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होने लगेगी, डिमांड वैसे ही आपकी लो होती जाएगी। इसका जो इफेक्ट है वो अदर कंट्रीज पर भी पड़ा है। देखिए ये मैंने आपको कंट्रीज, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लेकिन मैं ये जो एशियन क्राइसिस इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें इसने पूरे रीजन, एशियन रीजन को अपनी लपेट में ले लिया। तो इट हैड दिस रिपलिंग इफेक्ट ऑन ऑल दीज अदर स्टेट्स। फॉर इंस्टेंस चाइना हो गया, या ताइवान, मलेशिया, या इसी तरह सिंगापुर, फिलिपाइन, ब्रुनोई, एंड ऑल दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान फेसेस दिस क्राइसिस। हाउएवर जो स्टेबल इकोनॉमी थी, जिनके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लेकर आई थी जल्दी, और तो वो जो स्टेट्स थी वो तो जल्दी से रिकवर हो गई, लेकिन ये जो स्टेट्स थी जिनकी इंस्टीट्यूशनल इतनी कैपेबल नहीं थी, जिनकी इंस्टीट्यूशंस इतनी वीक थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस रिसेशन को टैकल करने में। अब रिफॉर्म्स क्या थे, इन कंट्रीज ने क्या ऐसे रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि जो भी इनकी वीक इंस्टीट्यूशंस थी उनको इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ताकि उनको ह्यूज लॉस नहीं हो। इसी तरह स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, इनकी पहले रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी तो वो इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी। सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि अगर ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की थी तो इसी वजह से क्राइसिस आया ना। इसी तरह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये लेकर आए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि लिबरलाइज की इन्होंने, मार्केट्स अपनी लिबरलाइज की हैं, रेड टेपिज्म को ख़त्म किया है, इन्होंने जो है ना मार्केट को अपनी डाइवर्सिफाई किया, यानी आपने एक्सपोर्ट जो है वो डाइवर्सिफाई करनी है, एक दो चीज़ों पे रिलाई नहीं करना, आपने डाइवर्सिफाई करना है ना अपनी एक्सपोर्ट को। इसी तरह इन्होंने कंपटीशन को प्रमोट किया ताकि जो दूसरे जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी परफॉर्म कर सके और जो लोकल बिजनेस हैं उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी यहाँ कम्पीट कर सकें, और इंक्लूडिंग ऑल दिस इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कंपनीज। फिजिकल रिफॉर्म्स भी ये लेकर आए, जैसे कि इन्होंने टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म किया आपने, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर थे उसको भी इन्होंने रिड्यूस किया, और इन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज किया। देखें ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपके कोई भी इकोनॉमिक रिसेशन आते हैं तो, या क्राइसिस आते हैं, जैसे आप देख ले इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1929 के इन द US, तो सबसे ज़्यादा सफ़र आवाम ही करती है, आम आवाम। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे भी इन्होंने खर्च किया, जैसे कि हेल्थ पर, एजुकेशन सेक्टर पर।
इसी की तरह इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स ये लेकर आए, यानी इन्होंने इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग को प्रमोट किया, और इनसाइडर ट्रेडिंग है या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग है तो उस पर इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आए। इसी के साथ साथ इन्होंने डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की। डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग से मुराद कि इन्होंने जिससे डेब्ट लिए थे उनसे इन्होंने ये दोबारा अपने एग्रीमेंट्स किए और उन्होंने इनको फिर टाइमलाइन दी है अपने डोनर्स को कि देखिए हम इतने टाइम में आपको इस तरह क्या है कि अपनी डेब्ट सर्विसिंग करेंगे। इसी की तरह आईएमएफ जो है, देखें आईएमएफ जो इंस्टीट्यूशन है वो बना है इसलिए कि जो भी कंट्री डिफॉल्ट में जा रहा होता है उसको ये रोकता है, उसको ये बेल आउट पैकेजेस, रेस्क्यू पैकेजेस देता है। तो इसने क्या किया कि आईएमएफ ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, वेदर वी टॉक अबाउट थाईलैंड और मलेशिया और इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया आईएमएफ ने। उनको असिस्टेंट भी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किए हैं, उनको पैकेजेस दिए हैं, फंड्स दिए हैं, और इसी के साथ साथ इनको पॉलिसी एडवाइस दी कि आपने क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है फॉर द फ्यूचर। अब देखिए लेसन्स क्या, हम कंट्रीज जो हैं एशियन कंट्रीज वो इससे क्या लेसन सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना वो साउंड होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आपने ये चीज़ देख ली कि हाँ भाई आपके पास अमाउंट आ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और आपने ये नहीं देखा कि आपकी जो इकोनॉमी जो सफ़र करेगी वो अभी तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करेंगे। तो आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए ना वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि जैसे अब आपने करेंसी पेगिंग तो कर ली, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए ना कि आपके यूएस में जो भी चेंजिंग आती हैं तो वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस। एक्सचेंज रेट को फिर ये मैनेज करने लगे, और इन्फ्लेशन को भी हम अगर मॉनिटर करें, जैसे जो कंट्रीज जो थे जो एक्सचेंज रेट को टाइमली मैनेज करते थे और इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते थे ना, तो वो जो है ना जल्दी से उन्होंने कोप अप कर लिया विद दिस क्राइसिस। लेकिन जो कंट्रीज इस चीज़ को नहीं समझ सकी उन्होंने बहुत लॉस सफ़र किया है। इसी तरह हमें इस चीज़ पर रिलायंस नहीं करना चाहिए कि हैवी शॉर्ट टर्म इनफ्लो आ रहा है तो हम खुश हो जाएं कि ये ही रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है वो एक बबल क्रिएट कर देता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं पाकिस्तान की तरह एग्जांपल दूं तो देखें अभी हमारे गोल्ड जो है अभी इंटरनेशनल मार्केट में ही क्या हो रहा था कि गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो एक गोल्ड क्या अभी बबल क्रिएट हो गया। सबको लगा था कि ये गोल्ड जो इतना ह्यूज अमाउंट कर रहा है तो अब गोल्ड गिरेगा ही नहीं, अब गोल्ड इसी तरह बढ़ेगा। सबके सब उसी गोल्ड पर इन्वेस्ट करने लगे। सारे इन्वेस्टर्स ने कहा कि गोल्ड जो है वो अच्छी करेंसी है और जो है ना हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं और वो गिरेगा ही नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हैं इन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन माई 2026, सो वी कैन सी कि उन्होंने फिर हमने 1-2 मंथ्स में ही ये देख लिया कि वो सडनली डिक्लाइन हो गया गोल्ड। और आप देखिए जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था उनके लिए तो ह्यूज लॉस हो गया ना, कि क्योंकि ये गोल्ड बबल क्रिएट हो गया था। जैसे वहाँ पर प्रॉपर्टी बबल क्रिएट हुआ था और इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ था, तो इस तरह यहाँ ये गोल्ड बबल। तो जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही होती है एक जगह पर, जैसे मैं आपको मेंशन कर रही हूँ 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, तो वहाँ पर भी यूएस डॉलर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी और उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी। तो ये एक बबल क्रिएट कर देती है और सबको लगता है कि ये जो चेंज है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा और ये हमारी जो वैल्यू है ये डिक्लाइन नहीं होगी। लेकिन फिर ग्राफ बिल्कुल फिर नीचे आने लग जाता है और सडनली जो है ना आपकी मार्केट पूरी क्रैश हो जाती है, पूरी इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हो जाती है। तो वही हुआ इनके साथ, इन कंट्रीज के साथ। इसी तरह इंटरेस्ट रेट देखें फ्लेक्सिबल होने चाहिए। आपने इंटरेस्ट रेट 10% दे दिए हैं, 11% दे दिए इन्वेस्टर्स को, फिर भी इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने रिस्क तो इतने ही दिए हुए ना। इंटरेस्ट रेट आपके फ्लेक्सिबल है। यूएस ने आपको 6% इंटरेस्ट रेट दिए हैं तो सारी मार्केट्स वहाँ चली गई, क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी है, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो स्टेबल है। इन्वेस्टर्स को उन पर भरोसा है कि भाई ये मार्केट्स आपकी डिक्लाइन नहीं होगी। ठीक है, ये असेसमेंट टाइमली असेसमेंट करते हैं अपनी इकोनॉमी की, और आपने करेंसी पेगिंग नहीं करनी। ठीक है।